उर्वीक का नाम महान चिंतकों और लेखकों की श्रेणी में आता है। उर्वीक की जो पृष्ठभूमि थी वो सैन्य पृष्ठभूमि थी और इसी कारण वे अनुशासन और नियमों की सुव्यवस्थित संरचना को प्रशासन का केंद्र बिंदु मानते थे। उर्वीक का एक कथन उनके नाम से बहुत ही फेमस है कि सामान्यतः प्रोफेसर वही पढ़ाते हैं जो वे पढ़ाना चाहते हैं, न कि वह बात जिसे विद्यार्थी सीखना चाहते हैं। तो उनका ये कहना था कि सामाजिक जीवन में रीति रिवाज स्थायित्व बनाए रखने का कार्य करते हैं। संस्थाओं तथा सोचने की आदतों के क्रम में मानव मस्तिष्क परिवर्तन को बहुत धीरे धीरे स्वीकारता है और यही कारण है कि संगठनात्मक स्तर पर भी परिवर्तन, व्यवहार एवं सुधार इत्यादि से संबंधित मुद्दे चिंता का विषय बने रहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जो थी उसके वे प्रबल समर्थक थे। मतलब उनकी ओवरऑल जो बातें हैं उनसे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वही चलता रहता है, बदलाव नहीं होता बहुत जल्दी से। प्रशासन एवं प्रबंध के क्षेत्र में इतिहासकार के उपनाम से प्रसिद्ध उर्विक के बारे में लिलियन गिलब्रेथ लिखते हैं कि जिस प्रकार शेले कवियों के कवि थे मुझे उसी तरह उर्विक सलाहकारों के सलाहकार लगते हैं। एक सैन्य अधिकारी से लेकर प्रबंध परामर्शदाता के रूप में उर्विक का चिंतन बहुत ही सुसंगत विचारों से परिपूर्ण दिखाई देता है। ये उर्विक की कुछ प्रमुख राइटिंग्स हैं, उनकी कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही फेमस रहीं और इनमें से कुछ बुक्स हैं जो कि जैसे गुलीक के साथ जो उन्होंने लिखा था पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में, ये बहुत ही फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये गुलीक के साथ मिलकर आपने लिखा था। देन 1943 में आई द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कई बार पूछी गई है। द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ये एक बार बुक्स के नाम याद करने होंगे इस तरह से। लोक प्रशासन को विज्ञान की भांति देखते हुए उर्विक ने तर्क दिया था कि जिस प्रकार किसी सेतु के निर्माण के लिए अभियांत्रिकी के कुछ निश्चित नियम होते हैं, उसी प्रकार संगठन के संचालन के लिए भी कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। क्योंकि ये क्लासिकल थिंकर्स में से आते हैं तो सभी क्लासिकल थिंकर्स जो थे वो सिद्धांतों की बात करते हैं। इसी तरह से उर्विक ने भी सिद्धांतों की बात की, साथ ही साथ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान माना है जैसा कि अदर थिंकर्स ने माना। वो कहते हैं कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही है जैसा अन्य के लिए राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान, तो उसी तरह से प्रशासन भी सभी के लिए समान होता है। और वो मानते हैं कि एक सीमा तक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की अपनी अपनी प्रकृति या लोकाचार का स्वभाव होता है और एक दूसरे से वो दोनों सीखते हैं, है ना। उसके बाद में प्रशासन विशिष्ट और व्यापक गतिविधि है जिसे समस्त प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये भी उर्विक का कहना था। अदर क्लासिकल थिंकर की तरह उर्विक ने भी संगठन के 8 सिद्धांत दिए हैं, है ना। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि संगठन और इसका प्रत्येक अंग किसी लक्ष्य के लिए ही बनाया जाता है। सहसंबद्धता या अनुरूपता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल। इसमें उन्होंने कहा है कि अपने अधीन 5 से 6 व्यक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता जिनका कि कार्य परस्पर जुड़ा हुआ हो। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमें इनको ना ऐसे ही याद रखना होगा कि 8 प्रिंसिपल दिए थे। जनरली ये पूछा जाता है कितने प्रिंसिपल दिए थे, तो 8 प्रिंसिपल बताए हैं उर्विक ने। उद्देश्य का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रस्तुपा का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषज्ञता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और परिभाषा या निर्धारण का सिद्धांत। जनरली मिलते जुलते ही सिद्धांत है सभी थिंकर्स के, ठीक है। देन उर्विक का एक सिद्धांत बहुत ही फेमस है, जेड सिद्धांत, जिसमें इस तरह की जेड स्ट्रक्चर एक दिखाया गया है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं जेड सिद्धांत का, इसमें जेड जो है उसके एक छोर पर जो है कंज्यूमर है, जो कि उत्पादक
जो कि उपभोक्ता है वो है, और दूसरे छोर पर है उत्पादक, यानी कि जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कारण कॉमन ऑब्जेक्टिव्स नहीं डेवलप हो पाते। ये इसका सार है पूरे जेड सिद्धांत का। मतलब उर्विक का कहना था कि संगठन में ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बिकॉज बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टाफ होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सब के कारण क्या होता है, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता कंज्यूमर और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, या हम कहें कि कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। तो उस कारण जो कम्युनिकेशन गैप एक आ जाता है, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं हो पाती जैसा कि उपभोक्ता जो चाह रहा है, जो कस्टमर चाह रहा है, वैसा वो डेवलप नहीं कर पाते अपने उत्पादन को, वैसा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। देखिए, वो कह रहे हैं किसी भी संगठन में प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है कि वह उपभोक्ता को उनके द्वारा चाही गई वस्तु या सेवा उस कीमत पर दे जिस कीमत को उपभोक्ता स्वेच्छा से दे सकता है ना। इसी क्रम में प्रबंध उत्पादन तथा वितरण का कार्य करता है तथा यह प्रयास करता है कि इस प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। लेकिन मुद्दा यह है कि आज व्यक्ति एक उपभोक्ता के रूप में उत्पादक और वितरणकर्ता मनुष्य से दूर हो गया है, और इसका मुख्य कारण है उपभोक्ता और उत्पादक और वितरक के मध्य अपूर्ण या अस्पष्ट संचार। ये उन्होंने कहा। मतलब इसका सार हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमको नहीं जाना है। तो वो कह रहे थे कि अगर ये जो गैप है इसको ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, कॉमन हो जाएंगे सारे गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उस कारण जो संगठन है वो अच्छे से काम कर पाएगा। उर्विक ने स्पान ऑफ कंट्रोल, या हम कहें नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में भी कुछ विचार रखे थे। वो कह रहे थे कि उच्च स्तर पर जहाँ कार्य बहुत जटिल या उलझे हुए होते हैं, वहाँ केवल 5-6 व्यक्तियों या 5-6 व्यक्तियों पर नियंत्रण हो सकता है, और निम्न स्तर पर जहाँ सरल कार्य होते हैं, डेली वाले कार्य होते हैं, डेली नेचर वाले, वहाँ पर 8 से 12 व्यक्तियों पर नियंत्रण किया जा सकता है आसानी से। तो ये उन्होंने एक संख्या बताई थी स्पान ऑफ कंट्रोल की, उच्च स्तर पर 5 से 6 और निम्न स्तर पर 8 से 12। गुलिक और उर्विक ने V.A. ग्रेकुनास के स्पान ऑफ कंट्रोल के जो फॉर्मूला था उसका कुछ विश्लेषण भी किया है। वो कह रहे कि किसी अधिकारी के अधीन कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में जितनी बढ़ोतरी होती है, उससे कई अधिक बढ़ोतरी अधीनस्थ व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों में हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत व्यापक क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देकर समझा भी रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये संख्या याद रखनी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया था एक बार कि उर्विक के अनुसार स्पान ऑफ कंट्रोल का निम्न स्तर पर स्पान ऑफ कंट्रोल की संख्या क्या रहेगी, 8 से 12 व्यक्ति। मोने और रेले के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सूत्र और स्टाफ अभिकरणों की अवधारणा मोने ने दी है, और साथ ही साथ अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में संगठन के 4 सिद्धांतों को वो बता रहे हैं, जो कि समन्वय, पद सोपान, कार्य विभाजन, सूत्र और मंत्रणा है। ये बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मोने और रेले ने कौन से 4 सिद्धांतों पर बल दिया, या ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो समन्वय, पद सोपान, कार्य विभाजन, सूत्र और मंत्रणा। साथ ही साथ मोने कहते हैं कि मुख्य कार्यपालिका के पास सोचने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे विचारणीय तत्व होते हैं, अतः सहायता और समाधान के लिए उन्हें अधिक जानकारी की अपेक्षा रहती है। तो मुख्य कार्यपालिका को सूत्र अभिकरणों से भी सहायता मिलती है, और सूत्र अभिकरणों को, जिन्हें कि लाइन कहा जाता है, सूत्र अभिकरणों को परामर्श, सूचना तथा तथ्य उपलब्ध कराने में स्टाफ अभिकरणों की भूमिका होती है। तो स्टाफ अभिकरण जो होते हैं उन्हें मोने ने क्या कहा है, स्टाफ अभिकरणों को मोने मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार मानते हुए अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथों की संख्या देते हैं। ये भी एक बार पूछा गया था कि मोने ने किसे अधिक आंखें, अधिक कान, अधिक हाथ कहा है, स्टाफ अभिकरणों को कहा है। देन स्टाफ के 2 कार्य बता रहे हैं मोने, समन्वय और संचरण। यदि समन्वय का कार्य न हो तो संगठन में स्टाफ अभिकरणों द्वारा दिए जा रहे परामर्श से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, और समन्वय स्टाफ के द्वारा प्रदत्त सूचना, तथ्य तथा परामर्श पर निर्भर करता है। तो स्टाफ केवल मुख्य कार्यपालिका के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण संगठन के लिए
तैयार रहता है हमेशा और स्टाफ के 3 कार्य बताए हैं मोहने ने, सूचना देने का कार्य, परामर्श देने का कार्य और अधीक्षण करने का कार्य।